So let's study now the motion of charged particle in electric field. Okay, motion of charged particle in electric field. Motion of charged particle in electric field. Motion of charged particle in electric field. Okay, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल is given by formula F bar is equal to E bar into Q. Okay, magnitude of force is given by formula EQ. So direction of this force is same as that of the electric field if charge is positive, otherwise it is negative. Okay, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रखा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रखा, तो क्या हो जाएगा? When electron and proton are placed in same electric field, placed in same electric field, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज रहता है, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा दोनों पे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट रहेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम ऑन प्रोटॉन and electron. Okay, magnitude of force is same on proton and electron, but direction will be opposite. Directions will be opposite. मतलब प्रोटॉन पर एक्ट होने वाला फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला तो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यहाँ पे मैंने एक पहले प्रोटॉन रखा, सपोज दिस इज प्रोटॉन, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. तब प्रोटॉन पर कितना, जितना फोर्स एक्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर एक्ट होगा, लेकिन प्रोटॉन पर फोर्स कैसा रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है. तो चार्ज अगर पॉजिटिव रहता है तो फोर्स का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा. और अगर चार्ज नेगेटिव रहता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. माइनस साइन मतलब प्रोटॉन एंड माइनस साइन मतलब फोर्स का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी सेम ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट डायरेक्शंस विल बी अपोजिट. उसके बाद ये हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला. अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. सो देयरफॉर जब भी हम कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? तो एक्सेलरेशन ए बार इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास रहता है. तो यहाँ पे फोर्स कितना है? EQ है डिवाइडेड बाय m. ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? EQ बाय m. अभी सेम प्रॉब्लम देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों पे फोर्स उतना ही रहेगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. सो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा रहेगा? जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा. मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन रहेगा. एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा. ओके,
and acceleration of electron will be opposite to the electric field, and acceleration of proton will be in same direction of electric field. Okay, so acceleration का फॉर्मूला क्या आ जाता है, EQ by m, ये ध्यान में रखिए. ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे ध्यान में रखना है, EQ by m. एक्सेलरेशन कितना रहेगा, EQ by m, इतना एक्सेलरेशन रहेगा. अभी if particle charge the particle is starting from the rest in the electric field, तो velocity after time t क्या बनेगा. If charged particle starts from rest, then acceleration, velocity, then velocity after time t क्या रहेगा, velocity after time t. Okay, so this is number one. Velocity after time t कैसे निकालना है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके, v is equal to u plus at. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t हो जाएगा eq by m into t. तो t टाइम के बाद प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t रहेगा eq by m into t रहेगा. ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा रहता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t रहेगा हाफ eq by m, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, eq by m रहेगा, into t square. So this is the displacement after time t. उसके बाद velocity after displacement s कितना रहेगा, ये भी निकाल सकते हैं. थर्ड, by using third kinematic equation निकाल सकते हैं. Velocity after traveling distance s, traveling displacement s, यस डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा. सो इसके लिए हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट वंस अगेन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है eq by m इनटू डिस्प्लेसमेंट s. सो v आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2eqs divided by m. So velocity after time t आता है eq by m into t. Displacement after time t आता है half eq by m into t square. And velocity after traveling at displacement of s. s displacement के बाद उसका velocity कितना होता है, square root of 2eqs by m. उसके बाद हम यहाँ पे kinetic energy भी निकाल सकते हैं. Kinetic energy after टाइम t एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t कैसे निकालना है कि इज इक्वल टू हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर eq बाई m इंटू t ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t टाइम के बाद इतना वेलोसिटी होने वाला है. सो हाफ m e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर. तो यहाँ पे t टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा दैट इज e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, 1m गेट कैंसल. सो t टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी इतना होने वाला है, मतलब q चार्ज e इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसका मास m है, तो t टाइम के बाद इतना काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगा. ओके, this much kinetic energy will be there. This is kinetic energy after time t. मतलब इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन टाइम t भी कितना रहेगा, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहता है. दिस इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा, वर्क डन इज आल्सो e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m. मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया सपोज कि
यहाँ पे Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो आफ्टर टाइम T वर्क डन, मतलब T टाइम में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो T टाइम में इतना वर्क डन हो जाएगा, E स्क्वायर Q स्क्वायर T स्क्वायर बाय 2m। एंड उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्प्लेसमेंट यस, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यस, ये अगर निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज वंस अगेन हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी स्क्वायर क्या आता है 2 EQS डिवाइडेड बाय m आता है, तो m गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, सो काइनेटिक एनर्जी आता है EQS। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या आता है EQS आता है, E इंटू Q इंटू S। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ S। मतलब यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क डन आता है दैट इज वंस अगेन EQS। सो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करके भी निकाल सकते हैं। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है EQ, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, तो वर्क डन EQS आता है। इस तरह से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूले व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q is moving in a electric field E. Okay, so by using first, second, third kinematic equation, and these are equation when particle is starting from the rest है, तभी ये इन इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। So this is called as motion of charge particle inside electric field.